हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डोंट मूव। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पर ये 72% फ्रेश है और इसे डायरेक्टर ड्यू एडम सिंडलो और ब्रायन नेटो ने डायरेक्ट किया है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जॉइन टैब के थ्रू मेरी फैमिली का हिस्सा बनकर अमेजिंग पर्क्स को एंजॉय करें और मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक आयरिस नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने सीवियर डिप्रेशन से गुजर रही है। ना ही उसकी जिंदगी में खुशी थी और ना ही आंखों में नींद। इसीलिए आज आयरिस सुसाइड करने का डिसाइड करती है और अपने हस्बैंड को बिना बताए एक टॉय और एक नाइफ लेकर निकल पड़ती है। अगले सीन में हम आयरिस को एक पहाड़ की चोटी पर एक बच्चे की मेमोरियल के पास बैठा देख पाते हैं, जो कि उसके डिप्रेशन और बेरिंग लाइफ का रीजन था। एक्चुअली ये आयरिस का बेटा मैटियो था, जिसकी कुछ समय पहले इसी पहाड़ से गिरकर मौत हो चुकी है। हमें पता चलता है कि एक दिन कैंपिंग के दौरान आयरिस ने मैटियो को लकड़ी इकट्ठा करने का चैलेंज दिया और इसी बीच लापरवाही में मैटियो की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई, जिसका असर आज भी आयरिस की लाइफ पर है। पर आज वो अब और नहीं सह पाती और खुद भी इसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले यहाँ एक आदमी आ जाता है जो खुद का नाम रिचर्ड बताता है। रिचर्ड आयरिस से कई सारे क्वेश्चन करता है पर आयरिस कुछ भी नहीं बोलती और रिचर्ड उसकी इस हालत को देखकर सब कुछ समझ जाता है। यहाँ रिचर्ड बताता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज को खोया है, उसके पहले प्यार, उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई को। एक कार एक्सीडेंट में क्लोई की जान चली गई और वो बच गया, पर सबसे बड़ा गिल्ट तो ये है कि वो ही इस कार को ड्राइव कर रहा था। उसकी ये बातें सुनकर आयरिस भी अब तक कॉन्शियस स्टेट में वापस आ चुकी थी और इधर अब रिचर्ड भी आयरिस को बिना कुछ बोले ही जाने लगता है। एक्चुअली उसने इनडायरेक्टली अपनी बातों से आयरिस को अपनी गलती रियलाइज करा दी थी और फाइनली इसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया था। हम आयरिस को देखते हैं जो अपना फैसला बदल चुकी थी और अब वो दोनों ही अपनी कार लेकर लौटने लगते हैं। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आयरिस रिचर्ड को देखती है जिसका बिहेवियर अब तक चेंज हो चुका था, जो कुछ देर में सच साबित हो जाता है। रिचर्ड अचानक से एक स्टन डिवाइस से आयरिस पर हमला कर देता है और शॉक की वजह से आयरिस बेहोश हो जाती है। जब आयरिस को होश आता है तब वो खुद को ट्रैप्ड हालत में रिचर्ड की कार में पाती है। आयरिस खुद को ऐसी हालत में देखकर तुरंत अपनी वॉच से पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, पर रिचर्ड ने इसका इंतजाम पहले ही कर दिया था। वो बताता है कि ना तो यहाँ कोई सेल फोन है और ना ही कोई सिग्नल, इसीलिए आयरिस पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। आयरिस को समझ आ चुका था कि यह आदमी पूरी तरीके से पागल है और सबसे बड़ी बात, आयरिस को इसके इरादे के बारे में अभी तक नहीं पता था। इसीलिए वो पोलाइटली रिचर्ड से बात करने का ट्राई करती है और रिचर्ड को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे पता चलता है कि वो कोई पहली नहीं है जो इस साइकोपैथ के चंगुल में फंसी है। ये आदमी ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है और जंगल में बने अपने घर में ले जाकर उनके साथ एक हफ्ते तक समय बिताता है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देता है। यानी ये आदमी पूरी तरीके से एक साइकोपैथ सीरियल किलर है। पर रिचर्ड इतना शातिर होने के बाद भी आयरिस के जाल में फंस चुका था। हम आयरिस को देखते हैं जिससे अपने नाइफ से खुद को आजाद कर लिया था और वो अब पलक झपकते ही रिचर्ड पे हमला कर देती है एंड उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी बीच आयरिस भागने का ट्राई करती है। बट यहाँ फिर से एक ट्विस्ट रिवील होता है। रिचर्ड आयरिस को बताता है कि उसने पहले ही प्रिकॉशन के लिए उसकी बॉडी में एक ऐसा सेडेटिव इंजेक्ट किया है जिससे 20 मिनट के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी और आयरिस अपनी आंखों के अलावा कुछ भी मूव नहीं कर पाएगी। यानी रिचर्ड को हमने जितना हल्के में लिया था वो उससे बड़ा प्लेयर साबित हुआ। इधर आयरिस ये जानते हुए भी कि वो पूरी तरह फंस चुकी है, वो हिम्मत नहीं हारती और भागना स्टार्ट कर देती है और इसी बीच अपना नाइफ भी गिरा देती है। अब जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं वैसे ही आयरिस महसूस कर पाती है कि उसकी उंगलियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। यानी रिचर्ड की बात सच साबित हुई और सेडेटिव ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए आयरिस भी अब इसे हल्के में नहीं लेती और 20 मिनट का अलार्म सेट कर लेती है और इस जगह से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद में लग जाती है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे आयरिस की बॉडी जवाब दे रही थी। एक समय तो वो भी आता है जब रिचर्ड उस तक पहुंच जाता है और आयरिस अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन अब तक उसकी कंडीशन सिर्फ रेंगने मात्र तक रह गई थी। पर इधर आयरिस रिचर्ड से बचने में कामयाब हो गई थी, लेकिन तभी वहां चींटियां उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगती हैं और ना चाहते हुए भी आयरिस रिचर्ड के सामने आ जाती है। पर वो इस बार भी हार नहीं मानती और अपनी जान की फिक्र किए बिना रेंगते हुए तेज नदी के बहाव में कूद जाती है और फॉर्चुनेटली यहाँ भी एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे किनारे तक पहुंच जाती है।
पर यहाँ उसकी असली मुश्किल शुरू होती है। उसका अलार्म बजने लगता है और हम आयरिस को उसी जगह पैरालाइज हालत में देख पाते हैं। अब ना तो उसकी बॉडी मूव कर सकती थी और ना ही वो कुछ बोल सकती थी। अब तक उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। पर लकीली ये जगह एक आदमी का गार्डन था और घास काटते वक्त वो आयरिस को देख लेता है। आयरिस की हालत देखकर विल नाम का ये बूढ़ा आदमी सब कुछ समझ चुका था और बाकी सवालों के जवाब आयरिस उसे हाँ और ना में दे चुकी थी। अपनी पलकें चिपकाकर ये आदमी अब आयरिस को उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है और पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करता है। पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खुलते ही हम रिचर्ड को देख पाते हैं, जो डेफिनेटली आयरिस को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुका था। वो इस बूढ़े आदमी के सामने ड्रामा करने लगता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। विल को रिचर्ड की बात पर यकीन नहीं होता। आयरिस की सेफ्टी को सोचकर वो रिचर्ड को वहीं रुकने का बोलता है और अंदर आकर पुलिस को कॉल करने लगता है। पर इतने में ही रिचर्ड अचानक से घर के अंदर आ जाता है और आयरिस को ढूंढने लगता है। उसे पूरा शक था कि आयरिस आसपास ही थी, पर इस ओल्ड आदमी ने पहले ही आयरिस को सोफे के पीछे छुपा दिया था और उसे अब रिचर्ड पर ही शक होने लगा था। इसीलिए वो पुलिस की धमकी देकर उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन रिचर्ड उसी सोफे पर बैठ जाता है जिसके पीछे आयरिस थी और रोकर ये कहने लगता है कि उसके पास कोई भी फोन नहीं है और उसकी वाइफ लापता है, जो मेंटली अनस्टेबल है और लोगों को कभी कभी पैरालाइज होकर पागल बनाती है। एक्चुअली इन बातों से रिचर्ड विल को मैनिपुलेट करना चाहता था और उसकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब हो चुकी थी। पर तभी अचानक से रिचर्ड का फोन बजने लगता है और उसका खेल खत्म हो जाता है और विल को सब पता लग जाता है। पर यहाँ विल रिचर्ड को फंसाने के लिए बताता है कि आयरिस शेड में है और रिचर्ड जैसे ही वहां जाने के लिए बढ़ता है, विल उस पर हमला कर देता है और दोनों में एक इंटेंस फाइट होती है। विल तो बस आयरिस को बचाना चाहता था, पर इस सब में आज उसी की जान चली जाती है। बट यहाँ रिचर्ड के हाथ भी आयरिस नहीं लगी थी, जिससे वो पागल हो चुका था और अब वो पूरे घर में केरोसिन डालकर उसे जला देता है और कार लेकर जाने लगता है कि तभी उसे विंडो की कर्टन्स में कुछ मूवमेंट महसूस होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरिस ही कर रही थी। उसकी उंगलियों ने वापस काम करना स्टार्ट कर दिया था, पर उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी। इस आग में जलकर मरने से अच्छा वो रिचर्ड के हाथों मर जाए, ये सोचकर उसने फाइनली गिव अप कर दिया है। एंड बेचारे विल की मौत भी यहाँ बेकार ही साबित हो गई थी। रिचर्ड अब तक आयरिस को वापस ला चुका था और अपनी जर्नी एक बार फिर स्टार्ट कर चुका था कि तभी उसे फिर से एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी वाइफ और उसके बेटे का था। यानी रिचर्ड की खुद की भी एक फैमिली थी, लेकिन वो फिर भी दूसरे लोगों की फैमिली तबाह करने में जरा भी नहीं सोचता था। मे बी इसीलिए वो साइकोपैथ था। पर आज यहाँ उसे भी प्रॉब्लम के आगे मजबूर होना पड़ता है। उसकी फैमिली इसी वीकेंड उससे मिलने वुड्स में आने वाली थी, जिससे अब वो आयरिस के साथ समय नहीं बिता सकता था। उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था और वो आयरिस को भी ज्यादा देर अपने साथ नहीं रख सकता था। इसीलिए वो आज ही आयरिस से पीछा छुड़ाने का डिसाइड करता है। इधर हम आयरिस को देखते हैं जो अपनी किस्मत को कोस रही थी और इतनी कोशिश के बाद भी अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पा रही थी। उधर रिचर्ड सारे सबूत मिटाने पहुंच चुका था। उसे अपनी क्रैश्ड कार को जल्दी टिकाने लगाना होगा, इसीलिए वो आयरिस को दूसरी कार में छोड़ अपनी कार को रिपेयर करने में लग जाता है। पर यहाँ फिर से उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है। पेट्रोलिंग के दौरान एक पुलिस वाला उसे इंटेरोगेट करने पहुंच जाता है और आयरिस की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा शक हो गया था। यहाँ रिचर्ड उसे भी एक कहानी सुनाता है कि आयरिस उसकी वाइफ है और उसने नशे में इस कार का एक्सीडेंट कर दिया और रिचर्ड को ये मैस क्लीन करने आना पड़ा। पर इस पर वो पुलिस वाला उससे सवाल करता है कि अगर रिचर्ड इस एक्सीडेंट पे इन्वॉल्व नहीं था तो उसे ही चोट कैसे लगी। अब यहाँ रिचर्ड फंस गया था, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। ऊपर से आयरिस के हाथ पार्शियली मूव करने लगे थे, जो और भी प्रॉब्लमेटिक हो गया था। इसीलिए रिचर्ड अब बिना सोचे समझे इस पुलिस वाले को भी अपने रास्ते से हटा देता है, जैसे उसने विल को हटाया था। कार में डालकर आग लगा देता है। उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और अब अगला नंबर आयरिस का था। वो कार लेकर निकल पड़ता है, पर तभी आयरिस उस पर उसी के सेडेटिव वाले इंजेक्शन से हमला कर देती है, जो उसने उसके स्टफ से पहले ही चुरा लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं कर पाती। उसकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाई थी। वो अब भी रिचर्ड के जाल में फंसी हुई थी और काफी बेबस थी। इधर रिचर्ड उसकी ऐसी हालत देखकर काफी खुश था। यहाँ हमें रिचर्ड से ये भी पता चलता है कि उसके इस पागलपन की शुरुआत क्लोई की मौत से शुरू हुई थी। अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई को मरता देख उसने जैसा फील किया था वो उसे कभी नहीं भुला पाया। इसीलिए वो दोबारा उस फीलिंग को फील करने के लिए लड़कियों को मौत के घाट उतारता है। यानी साइकोपैथ को मासूम लड़कियों को मारकर चैन पड़ता था, जो काफी हॉरिफाइंग था। यहाँ फाइनली आयरिस भी उससे पूछती है कि अगर रिचर्ड को उसे मारना ही था तो सुसाइड करते वक्त उसने उसे रोका क्यों। इस पर रिचर्ड कहता है कि उसने कभी आयरिस को नहीं रोका था, बल्कि वो खुद थी जिसने उसके पीछे आने का डिसाइड किया था।
अब तक रिचर्ड आयरिस को लेकर एक लेक के किनारे पहुंच चुका था, जहां वो आज आयरिस की कहानी को खत्म करने वाला था। वो तुरंत आयरिस को लेकर एक बोट के जरिए बीच लेक में पहुंच जाता है और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होने लगता है। इधर आयरिस मौत को करीब देखकर झटपटाने लगी थी। वो यहाँ से कूदने का भी सोचती है, पर रिचर्ड के पास नाइफ और गन दोनों थी, जो उसका खेल एक ही सेकंड में खत्म कर सकती थी। एट लास्ट आयरिस पूरी तरह यहाँ फंस चुकी थी। कुछ समय पहले वो खुद मरना चाहती थी और अब वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बट यहाँ आयरिस एक ट्राई लेने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसके हाथ पार्शली काम करने लगे थे और वैसे भी उसे मरना तो था ही, तो क्यों ना वो बिना रिग्रेट की मौत मरे। वो सबसे पहले रिचर्ड से अपने बेटे मैथ्यू का बोट वाला टॉय देने की रिक्वेस्ट करती है और आखिरी समय में रिचर्ड भी उसे मना नहीं करता। पर रिचर्ड जैसे ही नीचे झुकता है, आयरिस उसी का नाइफ उसकी गर्दन के आर पार कर देती है और बिना टाइम वेस्ट किए उसी की गन से उसे शूट करके बोट से बाहर फेंक देती है। रिचर्ड का किस्सा खत्म हो चुका था और फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद भी आयरिस बच गई थी। पर यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसकी बोट अचानक से डूबने लगती है और पैरालाइज्ड होने की वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पाती और इसी बोट के साथ डूब जाती है। हम व्यूअर्स ही सोच ही रहे थे कि यहाँ आयरिस का खेल खत्म हो चुका है कि तभी आयरिस एक बार फिर पानी के ऊपर आ जाती है। उसकी बॉडी फाइनली रिकवर कर गई थी और फाइनली आज वो बच गई थी। किनारे पर उसे रिचर्ड भी काफी बुरी हालत में मिलता है, जो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। उसे उसकी करे की सजा मिल चुकी थी और उसी की वजह से आयरिस को एक नया गोल भी। एंड यहाँ आयरिस आज अपनी न्यू लाइफ के साथ रिचर्ड को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी थी और रिचर्ड वहीं तड़प रहा था। एंड इसी चिल्ड एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोंट मूव फिल्म की कहानी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जॉइन टैब के थ्रू मेरे चैनल के मेंबर भी बने। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।